हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि मल द्वार के रोगों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमें मल द्वार का कोई रोग, पाइल्स, फीसर, फिस्टुला जैसा कुछ हुआ है तो उसमें हमें ऐसी कौन सी चीज़ खानी चाहिए जिससे कि वो रोग काफ़ी हद तक ठीक हो जाए, और अगर नहीं हुआ है तब भी ऐसा कौन सा चीज़ हमें खाना चाहिए जिससे कि इस टाइप का कोई रोग हमें हो ही नहीं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, मल द्वार के रोगों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मल द्वार का रोग होता क्या है। मल द्वार के रोग जितने भी हैं, जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, प्रोलैप्स है, प्रोक्टोकोलाइटिस है, कोलाइटिस है, जितनी भी इस टाइप की चीज़ें हैं, जितनी भी इस टाइप की डिजीजेज हैं, इन सारे का मेन कारण जो होता है होने का, जो मेन कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं, तो ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है ये भी दो टाइप का होता है। जैसे कि एक तो कॉन्स्टिपेशन वो होता है जिसमें हार्ड स्टूल आती है, मल सख्त हो जाता है, जिससे कि जब वो डेफिकेट करते समय निकलता है तो काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, और उसके साथ साथ सख्त होने की वजह से जो एनल कैनाल है उसको इरोड करते हुए, छिलते हुए आता है, या कई बार एनल कैनाल में क्रैक लग जाता है, जिससे कि प्रोक्टाइटिस या फिशर इन एनो डेवलप हो जाता है, और जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से पाइल्स डेवलप होता है। दूसरी जो चीज़ होती है उसमें जो कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि मल हार्ड तो नहीं होता है, जो फिशेज होता है, जो स्टूल पास करते हैं हम लोग, वो हार्ड नहीं होता है, लेकिन पेट साफ नहीं होता। जब भी हम लोग स्टूल करने के लिए बैठते हैं तो पेट साफ नहीं होगा। जब भी आप बैठेंगे टॉयलेट सीट पे तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा स्टूल पास हुआ, वो भी काफ़ी प्रेशर लगाने के बाद, उसके बाद अभी भी लग रहा है कि स्टूल पास होगा, लेकिन पास नहीं हो रहा है। बार बार आपको स्टूल जाने की इच्छा होती है और जाकर के वहाँ पे स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रेशर लगाना पड़ता है। तो उस स्ट्रेनिंग की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पाइल्स डेवलप होता है, फिस्टुला डेवलप होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है वाटर। जो हम लोग खाना खाते हैं या पीते हैं, तो उसमें जो हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसमें सबसे जो मेन कंटेंट है वो वाटर का है। तो कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण ही है पानी की कमी। पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और फिर वो पास आउट होने में दिक्कत होती है। तो अगर हम पानी को एडिक्वेट मात्रा में लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। तो जितना हो सकता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। डेली रूटीन में हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है अदर लिक्विड फ्लूइड्स, जिसमें कि चाय और कॉफ़ी जो बहुतायत मात्रा में हम लोग सेवन करते हैं, जिससे कोई बचा नहीं है, तो वो चाय है या कॉफ़ी है। तो चाय या कॉफ़ी में निकोटीन होता है, कैफीन होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। तो हमें चाय या कॉफ़ी की मात्रा को सीमित करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा तो ये हो कि हम उसको अवॉइड कर दें, पीना ही छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ते हैं तो 24 घंटे में कम से कम 1 या 2 कप, इससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। उसमें भी अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कंसीडर करना चाहिए हम लोगों को अपने डाइट में, वो है सैलेड, ग्रीन सैलेड। अगर हम जो भी फूड कंटेंट्स इनटेक करते हैं उसको हमें जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। 1/3 सैलेड को रखना चाहिए, 1/3 वेजिटेबल्स, एंड 1/3 में जितने भी ग्रेन्स आते हैं, चाहे दाल हो, चावल हो, रोटी हो, ये सारी चीज़ें। तो 1/3 में ग्रेन्स हो गए, 1/3 में आपका वेजिटेबल हो गया, 1/3 पार्ट जो होना चाहिए आपके डाइट में वो सैलेड का होना चाहिए। अब उस सैलेड में चाहे आप खीरा ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, मूली ले लीजिए, ब्रोकली ले लीजिए, नींबू ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को मिला करके आप अपने डाइट में खाना खाने के जस्ट पहले 1/3 पार्ट ऑफ द सैलेड को इंटेक कीजिए। और सैलेड खाने से फायदा ये होता है कि सैलेड खाने से पेट तुरंत भरा भरा महसूस होता है, ब्रेन को एक मैसेज पहुंचता है कि मेरा स्टमक फुल हो रहा है, जिससे कि आपका जो अदर फूड कंटेंट है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर आप सैलेड खाते हैं तो अपने आप आपका जो ग्रेन्स जितने भी है, दाल, चावल, रोटी, इसकी मात्रा जो है अपने आप कम हो जाएगी। तो सैलेड को अपने डाइट में हमें कंसीडर करना चाहिए, लगभग 1/3 ऑफ द फूड कंटेंट। नेक्स्ट जो बात आती है वो वेजिटेबल की। अभी जैसा कि हमने बताया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए अपने फूड कंटेंट्स को, ग्रीन सैलेड, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। तो ग्रीन सैलेड की बात हो गई, तो वेजिटेबल्स भी 1/3, कम से कम 1/3 जो पार्ट होना चाहिए है हमारे फूड कंटेंट्स का, वो वेजिटेबल होना चाहिए, जिसमें कि
ग्रीन लीफी वेजिटेबल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे वो साग हो गया किसी टाइप का, स्पिनच हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, चौलाई हो गया, या उसके साथ साथ गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, तरोई हो गया। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए और अपने खाने के थाली में 1/3 पार्ट जो होना चाहिए हमारा वो सब्जियों का होना चाहिए। मल द्वार के रोगों में कौन सी सब्जी अगर ना खाएं, अगर इसकी बात हम करते हैं तो इसमें जितने भी कंद हैं जो जमीन के नीचे पैदा होते हैं उन चीज़ों से हमें दूरी बनानी चाहिए। जैसे आलू हो गया, अरबी हो गया, बंडा हो गया, इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ज़मीन के नीचे पैदा होने वाले जितने कंद हैं उसको नहीं खाना चाहिए, उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। लेकिन एक बात इसमें मैं जोड़ूंगा, जो सूरन है, सूरन भी ज़मीन के नीचे पैदा होता है, लेकिन सूरन को आयुर्वेद में मल द्वार के रोगों से बचने का बहुत ही अच्छा फूड बताया गया है। अगर आप सूरन रोज खाते हैं तो मल द्वार के रोगों से आप बचे रह सकते हैं। अगर आपको मल द्वार का रोग है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला अगर आप में है भी, तब भी अगर आप सूरन का सेवन करते हैं तो काफ़ी हद तक आप उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन सूरन के खाने का एक तरीका है, उस सूरन को आप उबाल करके चोखा बना करके खाइए, मैश करके उसमें नमक डाल करके थोड़ा सा हल्का सा सरसों का तेल डाल कर खाइए, तो फिर वो फायदा करेगा। लेकिन अगर वही सूरन आप तेल मसाले के साथ बना करके अगर आप सब्जी के रूप में लेते हैं तो वो नुकसान करेगा। उसमें जो तेल मसाला और स्पाइसेस पड़ेगा उसकी वजह से ये नुकसान करेगा। तो आपको सूरन लेना है, लेकिन उसको मैश करके बॉयल सूरन लेना है। अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में सारे फ्रूट हम लोग खा सकते हैं, जिसमें एप्पल हो गया, अनार हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, वाटरमेलन हो गया, खरबूज हो गया, और उसके साथ साथ केला हो गया। अगर केला की बात करें तो पका केला हमें फायदेमंद है हमारे लिए मल द्वार के रोगों में, लेकिन वहीं पे कच्चा केला जिसकी सब्जी बनती है, पकौड़े बनते हैं, इन सब चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए। कच्चे केले का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्चे केले के खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, इससे मल द्वार के रोगों में दिक्कत होगी, तो हमें कच्चा केला नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक पपीता की बात है तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीते के सेवन से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो प्रेगनेंसी में पपीते को अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो फूड कंटेंट्स है वो है ग्रेन, अनाज। तो अनाज की जब बात आती है तो हमारे जितने भी फूड कंटेंट जितना हम इंटेक करते हैं उसका 1/3 अनाज होना चाहिए। अब उस अनाज में भी अगर हम मल्टीग्रेन इंटेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस मल्टीग्रेन में, जैसे मल्टीग्रेन आटा आता है आज के बाजार में, उस मल्टीग्रेन आटे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस मल्टीग्रेन आटे में अगर 1 किलो की बात की जाए तो 200 ग्राम मल्टीग्रेन्स होते हैं, 800 ग्राम जो होता है उसमें शुद्ध गेहूं का आटा होता है। तो उस मल्टीग्रेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीग्रेन की बात कर रहा हूँ जिसमें आप घर में गेहूं के आटे में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें मिला करके, रागी, ये सारी चीज़ें मिला करके अगर आप पिसवा करके रखते हैं और उसका इंटेक करते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉन्स्टिपेशन उससे बिल्कुल नहीं होता, पेट बहुत जल्दी साफ होता है और मल द्वार के रोग होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अब इसमें अनाज के साथ साथ जब दाल की बात की जाती है तो आप सारे दाल खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप मूंग की दाल खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सुपाच्य होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो उसमें भी वो हेल्प करता है। नहीं खाने वाली अगर बात करते हैं तो नहीं खाने वाले में जो ग्रेन्स हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो मैदा, बेसन, इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैदा तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, बेसन थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन उसको भी एक सीमित मात्रा में ले सकते हैं। उसके साथ साथ बेसन और मैदा के साथ साथ उड़द की दाल को हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हमें मल द्वार का रोग है, अगर जिसे मल द्वार का रोग है उसे उड़द की दाल को नहीं खाना चाहिए। उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, स्ट्रेनिंग बढ़ती है। जब आप शौच करने जाएंगे तो आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा डेफिकेट करने के लिए। तो उड़द की दाल को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मैदा नहीं लेना चाहिए, बेसन को ले सकते हैं लेकिन लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो ड्राई फ्रूट्स। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सर ड्राई फ्रूट्स हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स गर्म होता है, तो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन उसके खाने के तरीके में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को हम सोख करके रात में भिगो करके रखें और सुबह भिगा हुआ ड्राई फ्रूट्स उसका सेवन करें तो उससे कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कोई गर्मी नहीं होगी, पेट साफ होगा। तो ड्राई फ्रूट्स को सोख करने के बाद हम ले सकते हैं। उसमें भी अंजीर और मुनक्का, ये तो ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको अगर हम रात में दूध में फुला करके और उसको दूध में उबाल करके और उबालने के बाद उसको खा करके वही दूध पी जाए तो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है।
ठीक है। अगर थोड़ा बहुत फर्स्ट और सेकंड डिग्री की पाइल्स है, उसमें अगर आप दूध में मुनक्का और अंजीर डाल करके उबाल के पीते हैं और उसको चबा करके खा जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका पाइल्स मास जो है वो सबसाइड भी हो जाए। ठीक है, तो दूध में मुनक्का और अंजीर ये काफ़ी फायदेमंद है। नेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें आता है स्पाइसेस। तो अगर हम मार्केट से कोई चीज़ खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या घर में भी जब खाना बनाते हैं, तो हमें उसमें ध्यान देना है कि उसमें मिर्च और मसालों की कमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले न पड़े हों। अगर आपके खाने में स्पाइसेस ज़्यादा हैं, आपका खाना ज़्यादा स्पाइसी है, तो फिर उस खाने से हमें दूरी बनानी चाहिए। उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ स्ट्रेनिंग बढ़ती है। आप जब शौच करने जाएंगे तो आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा, उससे मलद्वार के रोगों में वृद्धि होती है, मलद्वार का रोग और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है नॉनवेज। मलद्वार के रोगों में नॉनवेज का सेवन लगभग नहीं करना चाहिए। जितने भी नॉनवेज है, चाहे मीट हो, मछली हो, चाहे अंडा हो, इनका सेवन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप करना भी चाहते हैं इनका सेवन, तो इसमें हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान देना है कि उस नॉनवेज को बनाने में तेल और मसाले की यूज लिमिटेड मात्रा में की गई हो। अगर तेल मसाला बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा हो तो नॉनवेज हफ्ते में एक दिन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कंटेंट जो है वो फास्ट फूड। फास्ट फूड जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, मोमोज हो गए, चाउमीन हो गए, छोला भटूरा हो गया, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, इन सारी चीज़ों से हमें दूरी बनानी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों से हम बचे रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की जो संभावना है वो काफ़ी कम रहेगी, मलद्वार की भी संभावना कम रहेगी। अगर आपको मलद्वार का रोग वास्तव में हो चुका है, तो अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं तो आप मान के चलिए कि 50% केस में आपका मलद्वार का रोग काफ़ी कम हो सकता है। तो एक तो फास्ट फूड हो गया, उसके साथ साथ जंक फूड, जो पैकेट फूड आते हैं जो मार्केट में, जैसे चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो जंक फूड भी नहीं लेना हमें, फास्ट फूड भी नहीं लेना है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज हम लोग बात किए कि मलद्वार के रोगों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आगे भी इस टाइप के टॉपिक जारी रहेंगे। अगर आप लोगों का मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू।